कौन सा सवाल दिया हुआ था, कारले वाला? किस पेज पे है? 223 पे है। आइए जी प्लीज़ 223 पे। चलिए जी, आइए शुरू करते हैं। सवाल पढ़ते हैं जी, पेज 223 पे, क्वेश्चन नंबर 2। सर ये एक अदद एसी, अच्छा ऑन है सारे, ओके। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कारली ऑन 31 दिसंबर 2014। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे पास है जी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर्स। लैंड बिल्डिंग उसने इकट्ठा दिया हुआ है, लेकिन कल हमने सवाल में पढ़ लिया था कि उसने नीचे लैंड और बिल्डिंग को अलग करने का तरीका बताया हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मेट पे 4 कॉलम अलग बना लेंगे, ठीक है। लैंड बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा और कंप्यूटर बन जाएगा। कॉस्ट सबकी मौजूद है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबकी मौजूद है। बुक नहीं बनती, आज करवा दो। कॉस्ट जो है वो ओपनिंग आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी हमारे पास ओपनिंग, तो सारा डाटा हमारे पास ओपनिंग का मौजूद है। उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन का बताया जी, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द फॉलोइंग रेट्स। लैंड और बिल्डिंग पे ओवर 50 साल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन बिल्डिंग्स ओनली। बिल्डिंग के ऊपर 50 साल की डेप्रिसिएशन है, ओवर 50 साल लिखा हुआ मतलब 50 साल ही है, ओके। 50 साल स्ट्रेट लाइन पे, सिर्फ बिल्डिंग्स पे। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस और कंप्यूटर्स पे 33.33% पर एनम स्ट्रेट लाइन। ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। ऑन 31 दिसंबर द लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड टू ₹17,50,000। ऑफ दिस अमाउंट ₹6.5 लाख रिलेटेड टू लैंड विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट ₹5 लाख। ले जी मसला हल हो गया। ज़मीन उसने बता दी कि 5 लाख रुपए की कॉस्ट थी और 6.5 लाख की इसकी रिवैल्यूएशन हो गई है। इट मीन्स 150 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है। और अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो शायद 15 लाख में से अगर 5 लाख कॉस्ट लैंड की है तो बकाया 10 लाख बिल्डिंग की है। और उस 10 लाख में से कितनी रिवैल्यूएशन हो गई? 6.5, 11 की होगी ना रिवैल्यूएशन, क्योंकि टोटल रिवैल्यूएशन अमाउंट 17.5 लाख है। 17.5 में से 6.5 ज़मीन का है, तो बाकी 11 बचा। 11 बिल्डिंग का हो गया, तो बस ठीक है भाई, बाकी 11 बिल्डिंग का हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 मिलियन की कॉस्ट निकली है बिल्डिंग की और जो 11 लाख रीवैल्यूड अमाउंट निकली है, 1 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया बिल्डिंग का। ठीक होगी बात? एवं ठीक होगी बात, एवं ठीक होगी। और भाई इतनी दफ़ा क्या है, कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर नहीं करना होता, बुक वैल्यू को करना होता है। तो आपको पहले बिल्डिंग की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि बुक वैल्यू कितनी है, उसको रिवैल्यूड अमाउंट के साथ मेजर करके फिर सरप्लस या लॉस निकलेगा। अजीब बंदे, पेपर में भी फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं, ओके। आगे चलिए। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वॉज असेस्ड एज 40 ईयर्स। ठीक है जी, ये तो रिवैल्यूएशन के बाद हमें ये काम करना पड़ेगा। A machine which had cost ₹80,000 and had accumulated depreciation of ₹57,000 at the start of the year was sold for ₹25,000 in the first week of the year. मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 57,000 थी, साल के शुरू में 25,000 की बेच दी गई इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। तो साल के शुरू में ही बेच दी गई, तो इसका मतलब है इस पर कोई डेप्रिसिएशन साल की चार्ज नहीं होगी। अ न्यू मशीन वॉज परचेज ऑन 30 अप्रैल 15, द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकर्ड। तो एक नई मशीन जी हमने परचेज की और जो कॉस्ट इनकर हुई है उसमें परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट है इंक्लूसिव ऑफ रिक्लेमेबल सेल्स टैक्स ऑफ 3,000। जी ये 3,000 शामिल होना चाहिए कि नहीं? ये 20 में से माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट तो आपको पता है वैसे ही माइनस हो जाता है। डिलीवरी कॉस्ट शामिल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू फाइनेंस द परचेज, नो ये नहीं होगी, ये शामिल नहीं होगी। इसका जवाब ना मैं आपको अभी नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जवाब आपको मिलेगा IS-23 में जाके, वहाँ पे इस पर इतनी ज़्यादा बात करनी है कि लग पता जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी बातें हैं, स्पेसिफिक लोन होता है, एक जनरल लोन होता है, तो वो बातें सारी वहाँ पे करेंगे, उस पर हमें लग जाएंगे 8-10 दिन। तो इसलिए ये बात वहीं पर ही होगी। तो बस फिलहाल इतनी मेरी मान लें कि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ओके। ले जी, यहाँ से हमें एडिशन की कॉस्ट भी आ गई और इसने डेट ऑफ एडिशन दी हुई है हमें। हाँ, 30 अप्रैल 15 की एडिशन दी तो हुई है।
तो इस पर डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज करेंगे हम? इस पे डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज होगी? 8 माह की। कैसे? मई से लेके आप दिसंबर तक शामिल कर रहे हैं? मई से शामिल कर रहे हैं आप, अप्रैल को शामिल नहीं कर रहे? हमने तो पढ़ा था फुल ईयर डेप्रीसिएशन, फुल मंथ डेप्रीसिएशन द मंथ ऑफ परचेज, लेकिन 30th पे मैंने बोला था कि वो फर्स्ट काउंट होता है, आखिरी दिन हमेशा अगला दिन काउंट होता है, तो इसीलिए आपने अप्रैल को एक्सक्लूड करना है, मई से हमारा महीना शुरू होगा। ठीक होगी बात? आगे चलिए। On Yakam January, it was decided to change the method of providing depreciation on computer equipment from the existing method to 40% reducing balance। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? हाँ जी, हमें पहले इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टार्ट ऑफ द ईयर, और वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा फॉर्मूला एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। क्या सर, पहले क्या मेथड था? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे आ रहे हैं, तो क्या तरीका आपको बताया हुआ है? बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बुक वैल्यू के बाद हमें फॉर्मूला रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि WDV मेथड में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन से जब WDV में आए तो सिर्फ रेट चेंज करना होता है। बुक वैल्यू आपके पास साल के शुरू में है ही, उसने दी हुई है, आपको दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, कॉस्ट भी दी हुई है, कैरिंग अमाउंट दी हुई है उसने भाई 1,12,000, तो इसलिए 1,12,000 पर रेट लगाना है। यूजफुल लाइफ है ही नहीं, वो नहीं है यूजफुल लाइफ। अच्छा, रेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही यूजफुल लाइफ की जरूरत है, ना ही रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत है, ना ही कॉस्ट की जरूरत है, उसने खुद ही काम। क्या चाहते हैं आप आई कैप से? हम इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? उसने प्लेट में रखकर सवाल दिया हुआ है आपको, उसने बस इतना क्या है, फॉर्मेट याद है ना, हाँ तो बस चीजें प्लेस कर दो, यही कर रहे हैं सवाल में। ओके चलिए जी, मुझे तो नहीं आता, मुझे तो भूल गया नोट बनाना, आप बना के देंगे मुझे। सवाल नंबर 2 है ये, हेडिंग बनेगी कार्ली नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साल कौन सा है भाई? 2015, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ले जी, यहां पे अब हेडिंग देंगे, कोई भी नोट नंबर दे दें, अपनी तरफ से नोट नंबर 8 दे दें। हेडिंग बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जिन्होंने नहीं किया हुआ अभी नोट नहीं करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी हम कंप्लीट करते जाएंगे, उसके बाद वो नोट करेंगे, टाइम आपको मिल जाएगा। सवाल में हमारे पास वैसे तो 3 हेडिंग्स बनी हुई हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट और कंप्यूटर्स की, लेकिन हमें पता है हम लैंड और बिल्डिंग को अलग-अलग कर देंगे। तो एक तरफ आ जाएगी ज़मीन और फिर आ जाएगा आसमान, सॉरी बिल्डिंग नॉट आसमान। फिर है जी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और लास्ट में हमारे पास क्या है जी, कंप्यूटर, और एंड पे आप करेंगे टोटल, मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है। फिर हेडिंग बनेगी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की। उसके बाद क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट का लेजर, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस जी, डिस्पोजल्स, डिस्पोजल्स, ट्रांसफर्स, रिवैल्यूएशन, देन वी हैव क्लोजिंग बैलेंस। ले जी, कॉस्ट वाली साइड तैयार हो गई, किसी को इससे इख्तलाफ? सब अच्छा है, आगे चलिए। फिर है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन या ट्रांसफर? पहले ट्रांसफर नहीं आएगी, क्यों नहीं भाईजान? ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, तो पहले क्या होगा? ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर। तो यहां पे लिखा जाएगा पहले डेप्रिसिएशन और उसके बाद लिखेंगे ट्रांसफर, उसके बाद डिस्पोजल्स, और एंड पे आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पोर्शन तैयार है। फिर क्लोजिंग में से क्लोजिंग जब माइनस होगा तो आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। उसके बाद
मेजरमेंट बेसिस, फिर डेप्रिसिएशन मेथड, और एंड पे या तो यूजफुल लाइफ दे देंगे अगर गिवन होगी, वरना रेट ही दे देंगे। दोनों में से जो भी गिवन होगा वो लिख देंगे। ले जी, हमारा फॉर्मेट तैयार है। ओके मेरे भाई, आप तैयार हैं कि नहीं? ओके चलिए जी, सबसे पहले आ जाइए ज़मीन पे। ज़मीन और बिल्डिंग की ओपनिंग कॉस्ट इकट्ठे दी गई है, लेकिन हमें मदद मिलेगी नीचे पॉइंट नंबर 1 से। भाई साहब फरमाते हैं 31 दिसंबर को लैंड और बिल्डिंग्स दोनों की रिवैल्यूएशन हुई 17,50,000 की। इस अमाउंट में से 6.5 लाख रिलेटेड टू द लैंड विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट ₹5 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने बता दिया कि ज़मीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 5 लाख थी। वापस ऊपर टेबल पे देखिए, ओपनिंग कॉस्ट दोनों की इकट्ठी है 15 लाख। इस 15 में से 5 जमीन की हो गई, तो बाकी 10 कॉस्ट किसकी हो गई? बिल्डिंग की हो गई। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो भाई अब यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर हम ओपनिंग कॉस्ट लैंड की 5 लाख लिख सकते हैं। ले जी, हम रुपीज एंड थाउजेंड में करते हैं भाई सवाल, इजाजत है? ले जी, ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट का आ गया लैंड का 5 लाख का, 500 का जी। नहीं सॉरी, मैं बात नहीं समझा। थाउजेंड्स में ना करूं? नहीं, पूरा 5 लाख लिख दूं? कंफ्यूज हो, बड़ा वो ज्यादा हो जाएगा। ओ यार, बड़े हो जाए अब। ये ले भाई, ये ले, कोई मसला नहीं, ये ले। लेकिन सीख लें इसको पूरा 500 लिखना, क्योंकि ये फिर पेपर में तो आपके पास इतनी जगह नहीं होगी, तंग ही होंगे। ले जी, 5 लाख हमने पूरा ही लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है भाई? नेक्स्ट, क्या कोई लैंड में एडिशन है? क्या कोई लैंड डिस्पोज ऑफ हुई? और ट्रांसफर तो आपको पता है लैंड में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन ही नहीं होती। रीवैल्यूएशन पे आइए। रीवैल्यूएशन के लिए भाई साहब फरमाते हैं कि टोटल रीवैल्यूएशन 1750 की हुई, जिसमें से 6.5 लैंड की है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो बस ठीक है, वैसे तो 150 नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ मेरे जैसे भी होंगे, हम उनके लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, तारीख, डिस्क्रिप्शन, लैंड, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। साल के शुरू में कॉस्ट या बुक वैल्यू, क्योंकि लैंड में तो सेम ही होती हैं दोनों, बुक वैल्यू कह लें कॉस्ट कह लें, एक ही बात है। ये होती है 5 लाख की, और फिर साल के आखिर में होती है रीवैल्यूएशन। तो हम एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट। और वो आपने बता दिया कि 6,50,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस है कितने का? 150 का। ये 150 और ये भी 150। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बनाने का कोई फायदा है हमें? क्या फायदा है? सब नोट्स में याद है आपको कि मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस हम बनाते थे? याद है वो कल हमने बनाया था पूरा सब नोट, वहां पे ये चीजें काम आएंगी। तो ये कॉलम उठा के एज इट इज हम वहां पे लिख देंगे। तो ले भाई जी, कोई इजाफा नहीं, कोई कमी नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन तो है 1,50,000 की। और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे वर्किंग नंबर 1। ज़बानी भी हो सकता है, लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी? 6,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुफ्त का नंबर, माइनस 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 माइनस। जी मेरे भाई, जी बिल्कुल नंबर होते हैं। आपने 150 अगर वहां पे नहीं शो कराना, कम से कम यहां पर तो शो करा दे। लेकिन यहां पर आप शो करा नहीं सकेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप वर्किंग शो कराएंगे तो कैसे पता लगेगा इसकी है, इसकी है, इसकी है? तो इसलिए बेहतर है कि एक छोटी सी वर्किंग बना दिया करें, कोई मसले वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद नेट बुक वैल्यू कितनी बनेगी? 685 बनेगी। मेजरमेंट बेसिस क्या है जी? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल, यूजफुल लाइफ रेट नॉट एप्लीकेबल। लें जी, ज़मीन मुकम्मल हुई, आप लोग नोट करें इसको, फिर हम बिल्डिंग की तरफ चलते हैं।
वन बाय वन चलते हैं। क्लास आज काफ़ी मुख्तसर है, ये मुझे लग रहा है पेपर बहुत से लोगों के हैं, ये ना बता कोई नहीं रहा, बहुत से लोग पीआरसी के पेपर दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, खैर है, अच्छी बात है। आप में से कोई दे के आए पेपर पीआरसी का? अब भी नहीं बताएंगे? नहीं, कोई नहीं दे के आया आप में से? देख रहे हैं? आप देख रहे हैं? कौन सा पेपर सही हो गया? रिजल्ट उस वक्त आ जाता है? कंप्यूटर बेस में तो उस वक्त आ जाना चाहिए। अच्छा 10 दिन बाद आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 दिन कौन सा दूर है। जी मेरे भाई, हो गया? करें जल्दी, करें जल्दी। सही मुझे लग रही है, बस ऐसे उल्टे चल रहे हैं शायद। सही चल रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है कि ठीक है? नहीं यार, हद हो गई यार। नहीं नहीं, बस ठीक है, आवाम ही हमारी माशाल्लाह से ठंड वाली है, तो फिर खैर है, छोड़े। जी क्या हुआ? कोई बात नहीं, खैर। चलें जी आगे, इजाज़त है बिल्डिंग के लिए। ओके जी, आइए बिल्डिंग पे। चलें जी, सवाल तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है। अब बिल्डिंग के लिए थोड़ी सी मेहनत फिर करते हैं। ओपनिंग कॉस्ट 15 लाख दोनों की इकट्ठी है, लेकिन एक बात हमें पता है कि इसमें दोनों की जो है बिल्डिंग और लैंड दोनों की शामिल है, और 5 लाख इसमें ज़मीन का है, तो बाकी 10 लाख कॉस्ट किसकी होगी? बस ठीक है जी, तो यहाँ पे हम 10 लाख लिखते हैं। बात समझ आती है? उसके बाद बिल्डिंग में कोई एडिशन बताइए उसने, बोले कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, लेकिन रीवैल्यूएशन हुई है, तो रीवैल्यूएशन की तो पूरी वर्किंग बनेगी भाई। आइए जी वर्किंग नंबर 2 पे, बस अब आप लिखना छोड़ दें। रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट लॉस। प्लीज़ ज़रा आप गौर कीजिएगा, प्लीज़ गौर कीजिएगा। हमारे पास साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी थी? हमें चाहिए होती है बुक वैल्यू, ये बात सबको पता है। ओके, तो बुक वैल्यू कितनी थी? प्लीज़ गौर करें। 1 मिलियन की कॉस्ट हम आइडेंटिफाई कर चुके। ओके, और इसमें से जो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6 लाख की, सर वो सारी की सारी बिल्डिंग की होगी ना, लैंड की तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है हमारी बिल्डिंग साल के शुरू में 4 लाख पे मौजूद है। क्या ये बात सबको, इससे किसी को इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ? सब अच्छा है, ओके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साल के आखिर में पहले रिवैल्यूएशन या पहले डेप्रिसिएशन? पहले हम करेंगे जी डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 15 को डेप्रिसिएशन जी। कितनी डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ कितनी है मेरे भाई? जी 50 साल है, तो कितने साल गुजर चुके हैं? क्या हुआ? हाँ तो वही मैं कह रहा हूं कि कितने साल पे डिवाइड करेंगे? 50 पे करेंगे?
हाँ जी बताएं, क्या करना है? सुने, अब ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, आप लोग शायद भूल गए हैं। मैंने ये कहा था कि अगर एस्टिमेट साल में किसी भी जगह पे चेंज हो, हमने क्या एज्यूम करना है कि वो साल के शुरू पे ही चेंज हो गया। क्या ये बात आप सबको याद है? ये बात आप सबको बताई थी, ओके। रिवैल्यूएशन किस दिन हुई? साल के आखिर में, 31 दिसंबर। इसी साल में हुई ना, बेशक एंड पे हुई तो इसी साल में। जब इसी साल में रिवैल्यूएशन हुई तो उस वक्त इसकी बकाया यूजफुल लाइफ कितनी थी? 40 साल। मानते हैं सब इस बात को? क्या साल के दौरान हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया? हो गया ना, साल के दौरान हो गया। एंड पे हुआ, बीच में हुआ, शुरू में हुआ, जब भी हुआ हुआ तो साल के दौरान ही। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एस्टिमेट साल में कहीं पे भी चेंज हो, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये साल के शुरू में ही हमें पता था। तो इसका मतलब है हमें साल के शुरू में ही पता था कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ साल के बाद 40 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसकी एक टाइमलाइन बनाऊं, ये है साल का शुरू और ये है साल का एंड। आपको यहां पे खड़े होके पता लगा कि अब के बाद 40 साल है, ऐसे ही है। यहां पे खड़े होके पता लगा कि अब के बाद 40 साल है, क्योंकि जैसे रिवोल्यूशन की पता लगा 40 साल। बात समझ आती है? तो मुझे बताइए कि अगर साल के दौरान आपको इस एस्टिमेट का पता था, तो क्या हम एज्यूम करेंगे कि यहां पर भी आपको पता था? यही बताया था ना आपको, ये बात मैंने बहुत पहले बताई हुई है। बताइए कि नहीं बताई? ओके। अब अगर यहां पे खड़े होके आपको पता था कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ साल के आखिर में 40 साल रह जानी है, तो यहां खड़े होके कितनी रह जानी है? सर एक साल पीछे आ जाए, यहां पे खड़े होके इसका मतलब है 41 रह जानी है। नहीं, क्योंकि अगर यहां पे 40 है तो ये एक साल पीछे है तो 41, यहां पे 41 है, एक साल गुजर गया तो 40 रह गई। यही बात है ना? तो सर मेरे हिसाब से हमने तो 41 से डिवाइड करना था। हाँ जी, बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। यही तो समझा रहा हूं कि मैंने ये बात बताई थी कि जब भी एस्टिमेट चेंज होगा, एज्यूम ये करेंगे कि साल के शुरू में ही इसकी हमें एस्टिमेट का पता था। ओके, और साल के शुरू में 41 थी। देखें आप क्या करते हैं, सुने, मैं आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूं। लेट्स अज्यूम किसी एसेट की यूजफुल लाइफ है 4 साल। ओके, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे 100 रुपए का एक एसेट खरीदा, आप इसकी पहली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहां पे, ऐसे ही है, यूजफुल लाइफ 4 साल है। मुझे बताइए साल के आखिर में खड़े होके क्या आप 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे, या आप कहेंगे भाई एक साल तो गुजर गया, मैं तो 100 डिवाइड बाई 3 करूंगा? बताएं, डिवाइड बाय 4 करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि जो यूजफुल लाइफ साल के शुरू में थी, असल में आप उसी से डिवाइड करते हैं। तो सर जो यूजफुल लाइफ यहां पर थी, आप यहां पर भी उसी से डिवाइड करेंगे ना। ओके, यही होता ना। तो भाई ये काम करना था, तो ना 50 ना 40, ये तो कहानी और निकल आई। पहले कैसे नहीं करते थे? पहले तो ऐसे ही करते थे, ये मैंने साबित कर तो दिया आपको। क्या साल के शुरू में पता नहीं होता था कि 4 साल यूजफुल लाइफ है? ऐसे ही था, यहां पे पता होता था 4 साल यूजफुल लाइफ है, और साल के आखिर में क्या हम 4 से डिवाइड करते थे? ओके, अब चले और मजीद एग्जांपल को कॉम्प्लिकेट करते हैं। यहां पर आके जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन की, अगले साल का पहला दिन पता लगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 2 साल। यहां पे पता लग गया, मैं नहीं कहता साल के आखिर में पता लगा, साल के शुरू में ही पता लग गया 2 साल। अब यहां पर जब आप साल के आखिर में आएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे कि 1 से करेंगे? तो सर यहां पे 41 से करने में क्या मसला है? लॉजिक? ठहरे, मुझे जरा उनको पहले जरा तसल्ली कर लेते। ओके, सब ठीक है यहां तक? जी अब बताइए। हाँ हाँ, वो तो नेटबुक वैल्यू से, उसमें तो कोई शक नहीं है। देखें मुझे ये नहीं पता मैथमेटिक्स क्या है, फिलहाल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे चलें, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स के चक्करों में आपको फंसा दूंगा और मैं कह दूंगा कि जी ऐसे कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं, वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं असल में लाना चाह रहा। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है असल में उस कॉन्सेप्ट को मैंने बताना है कि ये कॉन्सेप्ट है। सर आपका भी सवाल है? 50 पे क्यों नहीं किया? मेरा भाई ये हुआ बताऊं क्या है, हम लाहौर से मोटरवे चल के ना इस्लामाबाद पहुंच गए, और मेरा भाई वहां पहुंच के कह रहे हैं हम जीटी रोड से क्यों नहीं आए। मेरा भाई अच्छा कोई बात नहीं, 50 से क्यों नहीं किया, सवाल बस यही है। एस्टिमेट चेंज नहीं हो गया? तो एस्टिमेट चेंज किस साल हुआ है? 15 में हुआ है।
15 में हुआ है। अगर एस्टिमेट 15 में चेंज हुआ है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि एस्टिमेट का हमें कब से पता था? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे पता था, यहाँ पे खड़े होकर पता लग गया यूजफुल लाइफ बकाया 40 साल है। यहाँ पे खड़े होकर पता लग गया बकाया 40 साल है। अगर बकाया 40 साल है तो अगर मैं 1 साल पीछे आ जाऊं तो यहाँ पे खड़े होकर कितनी थी? तो बस यहाँ पे आके मैंने 41 से डिवाइड किया, यहाँ पे खड़े होकर पता लगा कि 40 साल है। जब अगले साल की डेप्रिसिएशन 16 के आखिर में करूंगा ना, उसमें मैं 40 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और अगर तब भी यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, अगर हो गई, तो फिर उससे अगले साल फिर उस चेंज से करूंगा। तो यूं ही करता हूँ ना, फिर मैं साल के शुरू में अगर मुझे पता हो यूजफुल लाइफ इतनी रहेगी है तो साल के आखिर में उसी से करता हूँ, एक माइनस करके तो नहीं करता, मैं उसी से ही करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे पता था साल के शुरू में 41 हो गई है, उसने जरा इनडायरेक्ट तरीके से बताया कि इसके बाद आपको पता लगा कि 40 साल है। तो अगर इसके बाद बेशक पता लगा तो हम एज्यूम करते हैं, आया सेट बोलता है जब जो कि अभी हमने पढ़ना है, वो कहता है कि अगर यहां पर आपको एस्टिमेट का पता है, साल के दौरान पता लग गया, एज्यूम कर लें कि आपको यहां पे भी पता था। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। रिकैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। यहां पे अगर 40 साल है तो 1 साल पीछे 41 ही होगी। सर यहां पे जब आपने 31 दिसंबर 14 का किया होगा ना, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो 50 पे किया होगा। 31 दिसंबर 14 का 50 पे किया होगा। लेकिन आप अगले साल आए, आपको इस पूरे साल नहीं पता था, आप 50 का जेन में रख के बैठे हुए थे, 50 और यहां पर आके आपको पता लग गया कि ओहो ये तो मेरी यूजुअल लाइफ ही चेंज हो गई। तो अगर यहां पर आपको पता लगा तो एज्यूम करेंगे कि यहां पे भी आपको पता था। ये बस एक अजम्पशन का मसला है। मैं आपको एक थोड़ी सी चीज और समझाता हूं। IS 10 है, हमारे कोर्स में नहीं है, आगे मुझे नहीं पता FR 2 में है कि नहीं है, लाजमी होगा। क्या हुआ? नहीं सर, वो 1 साल पीछे, 1 साल पीछे सर। 40 तो यहाँ पे है ना, इसके बाद 40 है, यहाँ पे तो 41 होगी जी। हाँ फिर अगर रेवोल्यूशन स्टार्ट में होती, हाँ तो फिर देखना पड़ना था, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ फिर वो जाहिर बात है, अगर यहाँ पर होता तो उसने यहाँ पर रह के बता दिया था कि 40 रिमेनिंग है, तो फिर 40 होना था, फिर कोई मसला नहीं। एक जी टोटल दी होती 41, 40 रिवाइज टोटल दी हो, तो इसका मतलब है कि 40 में से कितने साल गुजर गए उसका डाटा उसने आपको देना था, वो उसने आपको नहीं दिया हुआ। या किसी तरीके से निकाल लेते हैं भाई 600 की कितनी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, कुछ इस तरह से तरीका वो आपको बताता, आपको पता लग जाता है इतने साल गुजर चुके हैं। ओके, तो फिर उससे आप वो माइनस करते तो रिमेनिंग निकाल लेते, ठीक है। एक स्टैंडर्ड में आपको बता रहा था है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट IS 10, ठीक है। उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, मतलब एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर जो बात लिखी हुई है एग्जैक्ट वो ये लिखी हुई है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? रिपोर्टिंग डेट वो डेट होती है जिस पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। मैं आपसे एक बात करता हूं, 31 दिसंबर 15 पे ये साल खत्म हो रहा है, आपने 31 दिसंबर 15 के सारे बैलेंसेस, सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बना देना है। लेट्स अज्यूम 5 जनवरी, क्या 5 दिनों के अंदर ये सारा कुछ बन जाता है कि इस पे कुछ जरा 20, 25, 30 दिन लगते हैं? सर जी, आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है, आपने कुछ ने पढ़ लिया होगा, कुछ ने भी पढ़ना होगा। कॉर्पोरेट लॉ ये कहता है कि जब आपका साल खत्म होता है तो उस साल के 120 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। यानी कि कुछ ऐसे बात होती है कि अगर ये साल आपका खत्म हुआ है, दिस इज 30 जून, 23 कर लें, 30 जून 23 खत्म हुआ, इसके 120 दिन बनते हैं, कब बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कोई 28 अक्टूबर बनते हैं 120 दिन। 120 दिन के अंदर अंदर वो भाई साहब कहते हैं कि आपने ना अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। ये सब कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इस मीटिंग में होता क्या है, ये बात जरा सुनिएगा, ये आगे जाके भी मैंने कभी आपको बतानी थी ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी वाले दौर में, लेकिन चलें आज बात हो जाएगी तब भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। 28 अक्टूबर 2023 के अंदर आप इस दिन आपने 120 दिन के अंदर मीटिंग करनी है। इस मीटिंग में होता क्या है? AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग में कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और कंपनी के जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इनको किया जाता है डिस्कस कि हाँ भाई क्या सेल रही, क्या खर्चे रहे, क्या सारे मामलात वगैरह रहे, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। वो जो कल हमने वो 2-4 दिन पहले पूरी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी थी ना, वो पूरी इसमें डिस्कस होती है, तभी तो उसमें इतनी कहानियां लिखी हुई थी। और ये मीटिंग कोई छोटी मीटिंग नहीं होती, वो 5-7 घंटे की मीटिंग होती है ये तमाम। अगर आपके पास एक शेयर भी होगा ना, आप इस मीटिंग में जाने के अहल होंगे।
आप इस मीटिंग में जाके बता सकेंगे तुम ये लोग ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और बेशक आप एक शेयर होल्डर हैं, एक शेयर आपके पास है, मालिक तो हैं आप, वो आपकी बात सुनने के पाबंद है, वो आपकी बात सुनने के पाबंद है। हाँ, एंड पे फैसला वोटिंग से होगा, तो जिसके पास जितनी परसेंटेज वोटिंग होगी उसका वोटिंग परसेंटेज राइट वो तो है उतने ही होंगे। अब अगर इसके अंदर ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस होती हैं तो इसका मतलब है कि इस मीटिंग से पहले पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार भी होनी चाहिए, और सिर्फ तैयार नहीं होनी चाहिए, ऑडिटेड तैयार होनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ आती है? ओके, चलें जी। इसका मतलब है कि 28 अक्टूबर से पहले पहले तैयार होनी चाहिए। 28 अक्टूबर से कितना पहले? क्या 28 वाले दिन ही लोगों को मीटिंग में बुलाया जाए और साथ एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ा दी जाए, लें जी पढ़ लें? ऐसा नहीं होता भाईजान। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कुछ दिन पहले देनी है ताकि वो उसको एक दफा पढ़ ले तसल्ली से, अपनी कैलकुलेशंस कर ले, अपनी तैयारी कर ले, अपने पॉइंट्स लिख के और मीटिंग में आए तैयारी करके कि भाई ये जाके पूछूंगा ये इन्होंने क्या किया। तो इसका मतलब है कि आपको ये कुछ दिन पहले इनको तैयार करके देनी पड़ेगी। और वो दिन कितने हैं? कॉर्पोरेट लॉ में लिखा हुआ है 21 दिन। कॉर्पोरेट लॉ में लिखा हुआ है 21 दिन पहले आपने, कम से कम 21, ये 21 से ज्यादा हो सकते हैं, 21 से कम नहीं हो सकते। तो अगर मैं वो 21 दिन लगा भी दूं तो ये तकरीबन कोई 5-6 अक्टूबर बनेगी, 6 अक्टूबर कर लें, यानी 6 अक्टूबर तक आपने एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स उनको तैयार करके सारा कुछ देना है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ओके, सब कुछ आपने तैयार करके देना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितनी भी कंपनीज है ना, इनके ऊपर जो ऑडिट की डेट होती है ना, वो ये 5, 4, 6 यही होती है। ये सितंबर में नहीं करके देते क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा काम होता है। आपकी सोच है, आपको देखने में लगता है यार कौन सी रॉकेट साइंस है यार, ये वाकई रॉकेट साइंस है। आपको पता नहीं अभी ऑडिट में होता क्या है। 30 जून से पहले, इस तारीख से पहले ऑडिट टीम्स जाके बैठ जाती हैं, 25 जून को, 15 जून को, 20 जून को। वहां से काम होना शुरू होता है पूरा जुलाई का महीना, पूरा अगस्त का महीना, पूरा सितंबर का महीना। ये आप लोग काम ऑडिट करते रहेंगे एक ही कंपनी का, इतना ज्यादा काम होता है। और आप अकेले नहीं होंगे, हो सकता है 7 लोगों की टीम हो, 8 लोगों की हो, 10 की हो, 15 की हो। मैंने 26 लोगों की टीम में भी काम किया हुआ है, 26 पीपल की टीम में मैंने काम किया हुआ। इतना ज्यादा काम होता है, फिर भी आप ना लेट सेट बुरे हाल। ये नहीं कि टाइम जाया हो रहा होता है, काम ही इतना होता है। अब जब आपने इतना सारा काम करके 5 अक्टूबर को सारे फाइनेंशियल तैयार किए, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 5 अक्टूबर को जाके तैयार हुई, यानी साल खत्म होने के तकरीबन 3 महीने बाद। बात समझ आ रही है? अब सवाल, अब जिस तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूं, ये सारी बात बताने का मकसद क्या था कि सर साल तो आपका 30 जून को क्लोज हो चुका हुआ है, उसके बाद तो अगला साल शुरू हो चुका हुआ है, उसके बाद तो अगले साल की कार्रवाई शुरू हो चुकी हुई है। लेट्स अज्यूम 30 जून तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, बताया सब अच्छा है, फ्यूचर में अन्नी मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता ये लगा 25 अगस्त को फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री जल के फारिग हो गई, खत्म, खत्म, सब खत्म हो गया। अब बताएं जी, 5 अक्टूबर को आपने ऑडिट रिपोर्ट दी और 26 अक्टूबर को मीटिंग में डिस्कस हो रहा है आगे ये करेंगे तो वो करेंगे तो फलाना करेंगे तो टमकाना करेंगे, और किसी ने पूछा ऑडिटर आग लगी है तुम क्या डिस्कस कर रहे हो? सर वो तो बाद में लगी है, मुझे क्या पता, अगले साल देखेंगे, मैं तो 30 जून तक की रिपोर्ट दे रहा हूँ। अब बताएं क्या ये ऑडिटर ठीक कर रहा है, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? क्या नहीं सर, वो तो 30 जून तक का पाबंद है, आप 25 अगस्त की बात उससे क्यों कर रहे हैं? बोले आग डेबिट कंपनी क्रेडिट, सर अगले साल करेंगे ना आग डेबिट। हम तो 30 जून की बात कर रहे हैं, वो तो हम तो यहां तक क्या फाइनेंशियल बना रहे हैं, वो तो इवेंट हुआ ही यहां पे। अब बताएं, अब आप क्यों चुप कर गए? यहां पर तो बड़ी बातें कर रहे थे, वो तो बाद में पता लगे, हम क्यों यहां पे करेंगे? अब बोले हाँ भी दोस्त किधर है तुम्हारा? यार वो बीमार बड़ा होता है, फारिग है वो। और यार वो दफा करो, सवाल पूछो। मंथली? सर मैं ऑडिटेड की बात करूं जो हमें कवानीन ने बताई हुई है, मंथली तो आप इंटरनल बनाते होंगे ना। पता नहीं सर, ये मुश्किल मुश्किल बातें ना करें मेरे साथ। बात आप ठीक कर रहे हैं पर ये मुश्किल बात है। सवाल, मेरा सवाल समझ आ गया सबको? मैंने असल में आप सबको ना फंसाना था और फंसा लिया। यहां पे कहते हैं सर ये तो बाद में पता लगी, तो यहां पर हम क्यों कर रहे हैं? अब चुप कर गए, नहीं यार वाकई आग लग गई है तो मीटिंग में क्या कहेंगे? अब बोले सर इसी हालात, इन्हीं बातों के लिए ना स्टैंडर्ड आया हुआ है IS 10, और वहां पे ये बात लिखी हुई है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, सब्सीक्वेंट इवेंट्स, ये जो नाम ले रहे हैं सब्सीक्वेंट इवेंट्स, रिपोर्टिंग डेट के बाद वाले वाकयात। तो सर अगर बाद में आग लग गई है ना,
तो आपको वो स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि किन सूरतों में आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट कर लेनी है, इसके बावजूद कि वो बात हुई बाद में है, कर लेनी है आपने, वो आपको इजाजत देता है। तो इस स्टैंडर्ड में बेशुमार, एक सेकंड दीजिएगा, स्टैंडर्ड में बेशुमार बातें लिखी हुई हैं, स्टैंडर्ड में बेशुमार बातें लिखी हुई हैं कि इन इन हालात में बेशक वाकया 30 जून के बाद हो, आपने वो तमाम वाकयात यहां पे आकर रिकॉर्ड कर लेने हैं। ये वो स्टैंडर्ड बताएगा, मैं कोई इसमें एग्जांपल नहीं दे रहा आपको, वहां पे बताएगा। तो हो सकता है वहां पे लिखा हो कि जी आग लग गई थी अगर अगस्त में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ कि भाई हम जब ऑडिट कर रहे थे तो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, आग लग गई, सब खत्म हो गया, और हम आगे जाके डेबिट आग क्रेडिट कंपनी करेंगे, जैसे बाइन एंट्री बताई। ओके, ये काम हम करेंगे ताकि लोगों को पता हो इस मिट्टी के अंदर कि ये हो गया। तो जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ आप 30 जून तक के पाबंद हो सकता है बाद में कोई ऐसा वाकया हो जाए जो आपको स्टैंडर्ड कहे कि इसको भी रिकॉर्ड कर लो, तो भाई ये भी आपको स्टैंडर्ड ने बोला हुआ है कि यहीं पर ही आपको पता था, यहीं से शुरू कर दो। बात समझ आई जी? अब बताइए सवाल जी। नहीं, आंसर हो गया कि सवाल भूल गया? चले, क्लियर है जी सबको? तो ये सारी बात सुनाने का मकसद ये था आपको कि आपको थोड़ा सा ज़रा एहसास दिलाया जाए कि बाद वाली चीज़ें भी कभी कभार रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है मेरे भाई? अब किसी को कोई कन्फ्यूजन? अब सब ठीक है? हमें असल में मसला ये होता है कि हमें ना थोड़े से असूलों पे चलना पड़ता है, और असूल कभी कभार हमारी मर्ज़ी के होते हैं, कभी कभार हमारी मर्ज़ी के नहीं होते। ठीक है, तो अगर असूल हमारी मर्ज़ी का नहीं है तो असूल तो असूल है, मानना तो पड़ेगा, चाहे डंडे से माने चाहे जैसे मर्जी करें, मानना तो पड़ेगा। तो बहरहाल मैंने पूरी कोशिश की आपको ये बात समझाने की कि असूल जब बनाए जाते हैं वो कुछ लॉजिक्स देख के, कुछ रीजंस देख के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ लॉजिक समझाने की आपको कोशिश की। बाकी बातें जब आया सेट पढ़ेंगे शायद वहाँ पर हो जाएं, या इंशाल्लाह जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आपने सारी अकाउंटिंग पढ़ ली होगी तब आपको शायद बातें समझ आ जाएंगी। अब आपके सामने पूरी पिक्चर है। ठीक है मेरे भाई? क्या मतलब इसमें कि इसमें ये? हाँ बस ये वाइस 10 में कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं आता वो करना है, बस इसको करना है, वो आपने कुछ करना होता है उसके अंदर, पता नहीं क्या करना होता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कंप्लीट हुआ, खुश उसलूबी के साथ के डंडे के साथ। चलो बस ठीक, बस सही है सर, हम ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं, हम नहीं ऐसे ज़बरदस्ती सबको कहते कि जाओ ठीक। अच्छा छोड़े, आगे चलें जी। क्या बात हो रही थी? बात ही सारी बुला दी, सवाल तो हमारा तहस नहस होकर रह गया। किधर थे हम डेप्रिसिएशन पर लड़ाई कर रहे थे, याद आ गया मुझे। ले जी, अब लड़ाई दोस्ती में बदल गई और अब सब ने मान लिया कि जी 41 से ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी? 400 को 41 से करेंगे, 4 लाख को 41 से करेंगे। कितनी डेप्रिसिएशन आती है? क्यों नहीं करें? अच्छा नहीं सॉरी, क्या हमारा एस्टिमेट चेंज नहीं हो गया? 50 से 41 नहीं आ गया? क्या रिवाइज बुक वैल्यू नहीं होनी चाहिए? हाँ तो वही 400 हमने निकाल ली ना, वो 4 लाख निकाल ली हमने, यही है ना बुक वैल्यू? नहीं मैं गलत कह रहा हूँ? किधर कंफ्यूजन आ रही है? जब भी हमारा एस्टिमेट चेंज होता है हमारा फॉर्मूला चेंज होता है, रिवाइज बुक वैल्यू माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो रिवाइज बुक वैल्यू हमारी 400 है तो सही नहीं? ये देखें 4 लाख, नहीं ठीक हो गया। हाँ जी, क्या आंसर आता है? 9756। 10 पूरा कर लें, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम चूंकि वो नहीं कर रहे रुपीज़ इन थाउजेंड में नहीं कर रहे, तो इसलिए पूरी अमाउंट लिखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, खैर है। ले जी, जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो आपके पास बुक वैल्यू क्या बन गई? बोले नहीं बोलेंगे? वो कौन से दुख लग गए हैं? 390,244। लें जी, क्या सवाल खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं सर, अभी तो वो आया है जिसका सबको इंतजार है। अच्छा तुम इंतजार है, तुम वो नहीं वो हो? ओके, एक जुमला छोड़, सॉरी एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट। भाई को इज्जत दो जी, भाई को इज्जत दो। ओके, कितनी रिवैल्यूएशन हुई है देखना पड़ेगा, सोचना होगा
क्या सोचना होगा मेरे भाई? सोचना ये होगा कि टोटल रिवैल्यूएशन हुई थी 1750 की, जिसमें से 650 किसकी थी? जमीन की। तो बकाया कितनी बची इसकी? 11 बची इसकी। तो हम यहां पर लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए कि 1750 में से 650 जो थी वो जमीन की थी, तो बकाया जो 11 थी वो बिल्डिंग की थी। और यहां से हमें पता लगा कि हमें तो सरप्लस मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलें जी, बोलें जी। सॉरी, 709756। बस इतने पैसे मिल जाए ना तो क्या ही बात हो। 709756 डॉलर। सर आप अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा तो इतने में ही 6 साल गुजर जाए। ओके, सब अच्छा है मेरे भाई। ले जी, बड़ी मुश्किल से हम वहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है जी बिल्डिंग में आगे? बस ठीक है, मेरे हाल में बिल्डिंग की वर्किंग तो सारी कंप्लीट हो गई है। सर ट्रांसफर्स की तो बात ही नहीं की हमने। ट्रांसफर की बात की हमने? कितनी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी है? क्यों नहीं करनी? रिवैल्यूएशन किस तारीख पे हो रही है? 31 दिसंबर 15 में। तो ट्रांसफर यकम जनवरी 16 को करेंगे? 31 दिसंबर को ही करेंगे ना? क्या ख्याल है? उसी साल होगी। जैसे ही रिवैल्यूएशन होगी साथ ही ट्रांसफर हो जाएगी। तो कितनी ट्रांसफर होगी? कितनी? कितनी मेरे भाई? सर जी देखिए, सुने सुने, ओ अच्छा लड़ क्यों रहे हैं? सुने तो सही। साल के शुरू में 6 लाख की एक्यूमुलेटेड पड़ी हुई है, और फिर साल के दौरान आपने 9756 की होगी। ये दोनों के बाद रिवैल्यूएशन हुई, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इकट्ठी ट्रांसफर हो जाएंगी और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट साल के आखिर में खाली हो जाएगा। ओके, क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो भाई साल के शुरू में 6 लाख पड़ी हुई थी हमारे पास, और मजीद 9756 की चार्ज की। टोटल 6,09,756 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ी थी। उसके बाद रिवैल्यूएशन हुई, सारी उठा के ट्रांसफर कर देंगे। तो ठीक है मेरे भाई, ट्रांसफर करें। 609756 एसेट क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और दोनों ही नेगेटिव से हो जाएंगे क्योंकि ये डेबिट कमी और ये क्रेडिट कमी। ओके मेरे भाई, यार आसान काम तो किया नहीं आप लोगों ने, ऐसे अजीब लोग हैं आप। आसान काम तो किया करें ना, ओपनिंग बैलेंस तो डाल देना था 6 लाख रुपया एक्यूमुलेटेड का। सब अच्छा है यहाँ तक? ये अजीब अजीब परेशान हो गए हैं, मुश्किल काम है। बात तो बट ठीक है, परेशान क्यों है? खुश नहीं है आप लोग? क्योंकि वो आ गया जिसका सबको इंतजार है। खुश नहीं है आप लोग? नहीं खुश? वो कौन कह रहा था अभी वो खुश है? कौन खुश है? ये खुश है सर, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। ये देखें, नहीं खुश आप? नहीं खुश? ये देखें आ गया, रिवैल्यूएशन होने लगी है। अब तरक्की होगी, अब तरक्की अब खुशहाली आएगी। देखें यार, आप बस दिमाग इधर रखें, पता नहीं आप किधर जा रहे हैं। अब खुशहाली आएगी, देखें खुशहाली आने लगी है। ये देखें, ये देखें खुशहाली आ गई। वो तेरी खैर, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। ठीक है मेरे भाई, गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरी बातों से? आ रहा है गुस्सा? नहीं आ रहा, खुशी हो रही है? अच्छा, ना तुम वो हो ना तुम वो हो, तुम फिर वो हो। अच्छा ओके, बट ठीक है। ले जी, सब अच्छा हो गया यहाँ तक? कोई चीज़ रह तो नहीं गई? और कोई रह तो नहीं गया? एक दो रह गए अभी जी, ये दो रह गए, इन दो की बात करो जी। हाँ अभी लिखनी है, अभी लिखनी है वो 9756। ले जी, अब जरा ढूंढे वर्किंग। ये वर्किंग 2 से आया, ये भी वर्किंग 2 से आया। ओके, सब अच्छा। डिस्पोजल तो है कोई नहीं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0। वजह? और सर बाद में रिवैल्यूएशन हुई है ना, तो जितनी रिवैल्यूएशन पे एक्यूमुलेटेड थी सारी ट्रांसफर कर दी। तो ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0। और बताएं जी कॉस्ट, टेल मी कॉस्ट कितने ही जी? बोले? नहीं बोलेंगे? फिर नहीं बोलेंगे? 11 लाख। बुक वैल्यू भी 11 लाख। रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। और यूजफुल लाइफ कितनी है?
हाँ नए वाली लिखेंगे, जाहिर बात है, अब साल के आखिर में देखनी है ना आपने, 31 दिसंबर पे बना रहे हैं तो 31 दिसंबर की लिखनी है, वो 40 है। मुख्तसर सी बातें आपने ज़हन में रखनी है। सब अच्छा है, नोट करें, फिर हम प्लांट एंड मशीनरी पे जाते हैं। पेपर में भी आप माशाल्लाह 1.5 घंटा लगाएंगे सवाल करने में, इंशाल्लाह नहीं, वो 40 मिनट का सवाल है ये तो आपको समझाने के चक्करों में लग गया इतना टाइम। जे 41 नहीं, साल का आखिर देखें ना आप। हाँ जी, यूजफुल लाइफ में बिल्कुल। भाई खामोशी से नोट करें। जी लैंड और बिल्डिंग दोनों की जे 15 में से 6 माइनस करें 9। बिल्डिंग की कितनी है? बिल्डिंग की बुक वैल्यू देखें, सवाल बोर्ड पे देखें। बिल्डिंग की बुक वैल्यू साल के शुरू में कितनी निकाली हमने? 4 लाख। और लैंड के ऊपर देखें वो कितनी है बुक वैल्यू? 5, दोनों को टोटल करें, 9 पूरी हो गई। जी भाई इजाज़त है, चलें आगे। 1 मिनट सर, यशी लगी है आप लोगों की यार। और भाई सवाल ख़त्म भी करना है, एक सवाल रोज़ का करते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। हमें तो 3-3 सवाल कर जाने चाहिए। आपको कहना चाहिए सर हटें आप, हम करते हैं सवाल, आप क्या करने आ जाते हैं रोज़। आप हमें 6 सवाल दें, देखें कैसे कल करके आते हैं। ऐसे ही है ना आप लोग। देखिए 2 तरह के लोग हैं, जो बहुत बहुत खुश हैं आजकल, या जिनको बहुत दुख है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 2 ही तरह के लोग हैं। तो जो खुश हैं, खुशी में भी बहुत ज़्यादा सवाल हो जाते हैं, जिनको गुस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा सवाल हो जाते हैं। तीसरे वो वाले ज़रा खतरनाक किस्म के हैं, वो वाले बहुत खतरनाक किस्म के हैं। उनके बारे में बात ही यार, ये कैमरा इसकी तरफ करो, ये बोला है। चले जी आगे चले, प्लांट एंड मशीनरी पे आइए, प्लीज़ प्लीज़ सवाल को ख़त्म करना है। ले जी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट हमारे पास साल के शुरू की मौजूद है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी साल के शुरू की मौजूद है, तो ये दोनों तो लिखे ना। 340,500 प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, और इसकी एक्यूमुलेटेड कितनी है भाई? 125,900। उसके बाद नेक्स्ट भाई साहब ने हमें एक डिस्पोजल की वर्किंग बताई है पॉइंट नंबर 2 में। कहते हैं जी एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 57,000 थी साल के शुरू में, उसको 25,000 का बेच दिया गया। मेरे ख्याल में इस एडजस्टमेंट में कोई मुश्किल बात नहीं है। वे विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या डिस्पोजल में 80,000 होना चाहिए और नेगेटिव से होना चाहिए? वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या 57,000 से डेबिट हो जाना चाहिए? तो देखें जी 57,000 डिस्पोजल में आ गया। कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है भाई, इसकी रिवोल्यूशन तो हुई नहीं है, तो वेरी सिंपल, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक यही करते हैं हम। और उसने कहा साल के पहले हफ्ते में ये सेल हो गया, तो बस ठीक है, 57,000 इसकी पड़ी हुई है। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है जी, एडिशन की बात हो रही है। एक नया एसेट परचेज किया 30 अप्रैल 2015 को, ले जी इसकी हम एक वर्किंग में क्या करते हैं जी, परचेज प्राइस निकालते हैं और फिर डेप्रिसिएशन की तरफ जाते हैं। वर्किंग होगी तीसरी, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, नोट करने का टाइम मिल जाएगा आपको। परचेज प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जी, प्राइस बताइए जी, मैं एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट बता रहा हूं, कितनी उसने प्राइस बताई हुई है, सॉरी, बल्कि इसको ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ें, इसके अलग से लाइन बनाते हैं नीचे। लिस्ट प्राइस जी 20,000, इसमें से क्या हमें रिफंडेबल टैक्सेस या क्लेमेबल टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, कितने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 17,000 की ये मशीनरी इसकी लिस्ट प्राइस होगी। इसमें से लेस कर दें ट्रेड डिस्काउंट, कितना है जी 1,000, और इसके अलावा क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, डिलीवरी कॉस्ट कितनी है 500, उसके बाद कितनी है 750, उसके बाद क्या है जी, इंटरेस्ट भी है ना, ठीक है, इंटरेस्ट लिखना ज़रूर है आपने, लेकिन आगे ऐसे डैश डाल देनी है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने इसको इग्नोर किया है। इग्नोर करने वाले को पता होना चाहिए ना कि मुझे इग्नोर किया गया, मज़े तब इग्नोर करने का, वरना क्या फ़ायदा। आगे चलें जी, अच्छा फजूल बातें ना किया करें, बोले 17,250, ले जी ये आ गई हमारी एडिशंस जी मेरे भाई। इग्नोर क्यों किया है, क्योंकि इंटरेस्ट कभी भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता फिलहाल। IAS 23 में मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा, बस वो बातें वहां पे पढ़ेंगे सर, 10 दिन लगेंगे आपको समझाने में कि इंटरेस्ट कब पार्ट बनता है कब पार्ट नहीं बनता, तो फिलहाल बस समझे कि नहीं बनता, आसान बात करते हैं, बाकी बात IAS 23 में करेंगे। ले जी यहां पर एडिशंस में आ गया 17,250 और ये है जी वर्किंग 3, वर्किंग 3, सब अच्छा है मेरे भाई, ओके। उसके बाद एनी ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं हुई और कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, सर डेप्रिसिएशन रह गई, डेप्रिसिएशन रह गई। क्या मेथड चल रहा है हमारा जी सवाल में, हमारा चल रहा है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा, वही ओपनिंग एसेट्स पे अलहदा, एडिशंस पे अलहदा, डिस्पोजल पे अलहदा, वही काम करना पड़ेगा। चलें जी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जी मेरे भाई, ऑन ओपनिंग एसेट्स की अगर बात की जाए, क्या फॉर्मूला था जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, कितनी है जी ओपनिंग बुक वैल्यू, बताएं जी, ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल के बताएं। हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट कितनी है 340, 500 माइनस 1, 25,900, और ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकाल के दिखाएं। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 340, 500, वैसे तो सवाल में भी गिवन है, लेकिन हम जरा अपना फॉर्मूला रेडी रखते हैं। ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई, हमने जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी कॉस्ट थी 80 और उसकी एक्यूमुलेटेड थी 57, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू, कितनी बनती है 23,000, और बकाया पे कितना रेट 25, बोले जी 47,900। फिर आ गया जी एडिशंस, एडिशंस हुई हैं साल में, बिल्कुल हुई हैं, कितने की हुई हैं 17,250 की हुई हैं, कब हुई हैं बोले 30 अप्रैल को, तो 8 महीने की डेप्रिसिएशन 8/12 बोलिए 2875, और डिस्पोजल्स पे, डिस्पोजल हुआ तो है लेकिन चूंकि वो साल के शुरू में ही हो गया तो नो डेप्रिसिएशन, बोले 50,775, ले जी वर्किंग नंबर 4 से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई
50,775। ट्रांसफ़र कोई भी नहीं है। बताएं जी कॉस्ट, कॉस्ट बताएं जी। 2,777। आर यू श्योर? ये बताइए, ये बताइए। एक जे 9675। बुक वैल्यू बता दें। 15 मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल, डेप्रिसिएशन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रेट है जी 25%। नोट करें जी बिल्डिंग को, फिर हम चलते हैं आईटी की दुनिया में। चले जी आगे, कंप्यूटर पे चले। ओके, कंप्यूटर में कंप्यूटर में तो कुछ भी नहीं है, हद हो गई यार। कॉस्ट हमारे पास है 617,800 की ओपनिंग, और हमारे पास एक्यूमुलेटेड कितनी है जी? 505,800। कोई डिस्पोजल नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी पड़ेगी, वर्किंग 5। हाँ जी, क्या है इसके अंदर हमारे पास? एस्टिमेट। तो क्या करना पड़ेगा भाई? सारा काम उसने किया हुआ है, मुझे बुक वैल्यू बता दें बस ओपनिंग एसेट्स पे। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 617,800 माइनस बुक वैल्यू कितनी, एक्यूमुलेटेड कितनी है? 505,800। ले जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई। बुक वैल्यू डिस्पोजल कितनी है? डिस्पोजल है ही नहीं, तो कितना रेट लगना चाहिए? 40%। सवाल में रिवाइज हो गया, रिवाइज हो गया ना, तो 40 होना चाहिए। नहीं, कितना बनता है जी? कितना? 44,800। क्या कोई एडिशन है? क्या कोई डिस्पोजल है? तो बस ये डेप्रिसिएशन है इसकी, 44,800 वर्किंग 5 से।
कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। बोलें जी एक्यूमुलेटेड का टोटल 5506 बुक वैल्यू 67 कॉस्ट मॉडल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 40%। ले जी न्यूमेरिकल का चेहरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद सब नोट्स की बारी, जल्दी से करें नोट, फिर सब नोट्स बनाने हैं। यही फरमाया था आपको कि नोट के सवाल में हम एक तरफ से शुरू करेंगे, दूसरी तरफ जाके ख़त्म होगा। अभी भी सवाल वैसे ख़त्म तो नहीं हुआ, सब नोट्स अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। टोटल आप लोग खुद कर लेंगे, वो मुझे पता है। माशाल्लाह इतने दुर्संदा सितारे आप हैं। यार ये पेपर में आपके हुनर पे डिपेंड करता है। यार आता होगा तो मेरे ख्याल में ये सवाल आपको कोई 25 से 30 मिनट में कर लेना चाहिए। नहीं बस नोट ही पूछता है नॉर्मली, ये इसमें बड़ा कुछ है भाई। देखे ना अभी ये कितना बड़ा सवाल है, पेपर में भी आपने अपने रजिस्टर पर नोट किया, कितने सफ़ों पे आया? 3 पे आया ना। अभी सब नोट्स रहते हैं इसके, 3 से 4 सफ़ों पे आ जाते तो काफ़ी काम है भाई, ये कोई इतना आसान नहीं है। ये है आसान वैसे, पर वक्त ले जाता ज़्यादा। हाँ जी सब कुछ हो जाता है इसके अंदर, एंट्रीज आती होंगी तो ही आप वो ये नोट बना सकेंगे ना, क्योंकि नोट के अंदर सारा कुछ टेस्ट हो रहा होता है। चलिए जी अब सब नोट पे आते हैं। पहला सब नोट क्या था जी, बोले? ये नोट नंबर हमने दिया 8, तो 8.1 क्या था भाई? लास्ट रिवॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय, सवाल में मेंशन ही कुछ नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मेंशन तो आप लिखेंगे लास्ट रिवॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय डैश 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 एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स ऑन 31 दिसंबर 2015। नाम ही नहीं है ना, बाकी बातें तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लिखेंगे लास्ट रिवॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय डैश 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 एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ये पहला सब नोट हो गया। ठीक है, वो आप लिख लेंगे लास्ट। ठीक है, ये पहला नोट हमारा बन गया। दूसरा नोट हमारा कौन सा होता था जी? मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। और सवाल में दो चीजों पे रिवैल्यूएशन हुई है, कौन कौन सी? एक है जी जमीन, आसमान। ठीक है जी, ओके। ले जी ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं था, अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना बना जी? देखें जमीन के केस में आपको 1.5 लाख नजर आ रहा है, और बिल्डिंग के केस में कितना नजर आ रहा है जी? 709 756, इतना ही है? नहीं बोलेंगे। एडजस्टेड कोई हुआ है? कोई एसेट बेचा हो और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने उठा कर फेंक दिया हो? कुछ भी नहीं। क्या कोई इंक्रीमेंटल का ट्रांसफर किया है आपने? नहीं सर, आज तो डेप्रिसिएशन पहले हुई थी और रिवैल्यूएशन बाद में हुई थी, तो इंक्रीमेंटल तो नहीं होगी। ये बात हमने पहले पढ़ ली हुई है ना, ये बात हमने पढ़ ली हुई है कि अगर पहले डेप्रिसिएशन हो जाए बाद में बाद में रिवैल्यूएशन हो जाए तो उस साल नहीं होता, अगले साल से इंक्रीमेंटल शुरू होती है। तो इसका मतलब है ये भी कुछ नहीं है। तो क्लोजिंग कितना है जी? आपको एहतजाजन छोड़ देना चाहिए ऐसा सवाल, इतनी आसान चीजें आई कैप आपसे पूछ रहा है, एहतजाजन पेपर छोड़ के आ जाएगा। मैं इतना पेपर पास करके सीए नहीं कर सकता। मैं दुनिया को ये नहीं कहना चाहता कि मैं इतना आसान सवाल करके तो मैं पास हुआ था। मैं उनको बताऊंगा कि मैं तो तूफानों से कश्ती निकाल कर लाया था जी। बाहर आके ही बताएंगे नहीं सर गलत बयानी ना किया कर। ठीक है जी, सब अच्छा है। चले जी, थर्ड सब नोट क्या था जी? थर्ड सब नोट क्या था? हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। ओ तेरी खैर, बस ठीक है, ये आप लिख ही लेंगे अंग्रेजी। हाँ जी, करना क्या है इसमें? वो बोले करना क्या है?
क्या करेंगे भाई? भाई लैंड की तो यही रहेगी, लैंड की कॉस्ट ओपनिंग 500 थी तो वो उसने 500 ही रहना है। और बिल्डिंग ने, बिल्डिंग की 400 थी मेरे भाई ओपनिंग, तो 400 पे 9756 की डेप्रिसिएशन होती तो बस एसेट आपका 390 244 पे पड़ा होता, खत्म हुई बात। यही है ना? क्या ख्याल है? ये देखें, नजर आ रहा है सबको? नहीं बोलेंगे? नहीं होगी, अगले साल होगी, इस साल तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, जमीन की कॉस्ट 500 और अगर मैं इधर से लेस करना चाहूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो इसकी तो होगी कोई नहीं, और हमारा एसेट साल के आखिर में 500 पे ही पड़ा होगा। ऐसे ही है ना? इतने पे ही होता, रीवैल्यूएशन ना होती तो इतने भी पड़ा होता 500 पे, कोई इख्तलाफ किसी को। और अगर बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग, सॉरी मैंने रुपीज इन थाउजेंड में कर दिया ये, अब ठीक है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग हमारे पास कितने में पड़ी हुई है? 4 लाख में, इतने में होती। इस पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती तो कितनी होती? इतनी होती ना, 9756 ही होती। हम फिर कितनी होती? नहीं, नो, रिवैल्यूएशन की वजह से तो फर्क नहीं पड़ा, चेंज इन एस्टिमेट की वजह से फर्क पड़ा है। 41 की वजह से फर्क पड़ा है, रिवैल्यूएशन का तो फर्क ही कोई नहीं आया। बात समझ आइए? तो ये चेंज इन एस्टिमेट की वजह से फर्क है, रिवैल्यूएशन की वजह से फर्क नहीं है। तो यही होता जो कुछ होता। बोलें जी? लें जी, ये आपका तीसरा सब नोट भी तैयार हो गया। चौथा कौन सा था? मूवमेंट इन सीडब्ल्यूआईपी, वो तो इस सवाल में है ही नहीं, लेकिन इस सवाल में चेंज इन एस्टिमेट है। चेंज इन एस्टिमेट का एक नोट बनना है और वो अभी आपको नहीं आता। इसको जानने के लिए देखते रहिए हमारा एपिसोड नंबर कुछ 70-75, इस राउंड अबाउट में, इस राउंड हम इसके देख रहे होंगे। 70-75 एपिसोड में ये कहानी आएगी IS-8 की, तब IS-8 का तारुफ कराया जाएगा। अभी बस ये मरने लगा है, IS-16 तो मरने लगा है, 3-4 किस्तों बाद मर जाएगा ये। ठीक है, फिर नई नई एंट्री होगी एक। हाँ बस इतना, ये बस बस इतना। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेहरा सुने प्लीज, सुने सुने प्लीज सुने। सबसे पहले ये चेहरा बनेगा सवाल में जब आप पेपर में करेंगे, फिर ये बनेंगे, इसके बाद वर्किंग स्टार्ट होंगी। तो इसलिए आपने 2 सफ़े बड़े आराम से छोड़ देने पेपर में, उसके बाद आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है मेरे भाई, आसान बातें, मुश्किल तो नहीं है। सीए कौन कहता है मुश्किल है? आप ही कहते हैं, दुनिया तो कहती है आसान है। क्यों सर? अब तो वाकई आसान है, जिस तरह की किताब में आपको दे दी गई, ना समझ आए यूट्यूब खोलो, 50,000 टीचर्स के लेक्चर पढ़े हुए, जो मर्जी सुन लो। अब क्या परेशानी है आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं। हमारे दौर में तो फोन भी उस तरह से नहीं होते थे भाई, बस फोन होते थे, बस उस वक्त कॉल करनी होती थी, 5 रुपए की एक कॉल होती थी, कोई व्हाट्सएप कोई वाईफाई कोई चक्कर ही कोई नहीं, दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं हो। बुक्स भी बस एक आधी होती थी, कोई किसी टीचर ने बना ली तो बना ली। हमें अगर किसी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो पहले टीचर को फ़ोन करना पड़ता था, फ़ोन होता ही नहीं था, बहुत कम होते थे फ़ोन, काफ़ी लोगों ने तो फ़ोन नहीं रखे होते थे। ऊपर से अगर फ़ोन है भी तो 5 रुपए की कॉल है, सो 5 रुपए 500 की अहमियत रखते थे दोस्त। आपको क्या पता? आपको क्या पता 1 रुपए में 5 टॉफियाँ लेने का क्या मज़ा है? ओए होए होए होए। अब तो 20-20 रुपए की एक वो कैंडी टाइप मिल रही होती है, उस वक्त 1-1 रुपए में 2-2 मिल जाती थी। फिरौन के दौर की बात नहीं कर रहा, ये आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात है जी। अच्छा, आप भी माशाल्लाह फिरौन के दौर के हैं, वेरी गुड। तो आप लोगों को क्या पता, तो उस वक्त भाई इतनी परेशानी होती थी हमें काफ़ी जी। ये कैमरा इसकी तरफ करो, ये बोला, ये आवाज़ गई है सबको यहाँ पर। चले जी, जमात का काम तो हो गया, व्हाट अबाउट घर का काम? क्या हुआ? नहीं, यही क्या मतलब, ये तो कल के घर का काम था, ये तो यकीन करें आज तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं, ये तो कल का काम कराया मैंने। नहीं, ओए होए, भाई कह रहा है एडवांस बुकिंग में करा दे दो। क्यों, परसों मैच है, मैच देखना है? कल मैच है? अच्छा अच्छा, शर्म नहीं आती आप लोग मैच देखते हैं? कल किन का पेपर है? पीआरसी का? कोई बात नहीं, सवाल तो कर लेना। सुने प्लीज, पेज 225 पे आइए, सफ़ा 225, क्वेश्चन नंबर 5 है आबिद लिमिटेड।
मिल गया जी आपको। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है जी? आबिद लिमिटेड। तो ये हो गया जी आपका घर का काम। और रुको ज़रा, सब्र करो जी। यार परेशान क्यों होते हैं आप? नहीं परेशान हो जाते हैं आप। सीए करने आए हैं, थोड़ी सी मेरा भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई आप मतलब जाके खड़े होंगे खुद ही छक्के लगने शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। ये तो करना पड़ेगा आपको। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होता भाई। शेर बनना पड़ेगा आपको। शेर। शेर। अच्छा नहीं, शेर नहीं, शेर दिल बनना पड़ेगा। आइए सफ़ा नंबर 188 पे। सफ़ा नंबर 188 पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको नजर आ रहा होगा पास्ट पेपर का। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू। क्वेश्चन नंबर 8 पेज 188 पे। शेर बनना पड़ेगा आपको, शेर दिल। मैंने कहा चले वाकया भी है, मौका भी है, मुनासिबत भी है, तो चले शेर का ही जिक्र कर लें। ठीक है, तो शेर दिल लिमिटेड वाला एक सवाल क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 था गालिबन क्वेश्चन बैंक का। मुख्तसर से सवालात हैं। ये दो सवाल इंशाल्लाह आप कल करके आएंगे, तो कल दोनों सवाल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्लास में कर लें। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए कोई नोट, कोई अब जरा कोई काबू आना शुरू हुआ? कोई 70-80% काबू आ गया? इंशाल्लाह मजीद सवाल करेंगे और काबू आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं यही है बस, यही है बस, इसके अलावा नहीं है। ठीक है जी, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।